नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी का बाल विकास प्रैक्टिस सेट के लाइव क्लास में सभी का वेलकम है। सीटेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है बाई जायसवाल सर। जी हाँ दोस्तों, यह 13 नंबर क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी 12 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक आपको दे दिया गया है। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में भी हम 30 महत्वपूर्ण समस्त आपके सीडीपी बाल विकास का निचोड़ करने जा रहे हैं। समस्त सिलेबस से 30 प्रश्न तैयार किए गए हैं। 30 में से आपका स्कोर क्या है, फीडबैक क्या है, आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? बेसिक शिक्षा की बात की जाती है, महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? वह आपका हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में अनुसूचियां प्रस्तुत करता है। यह कह सकते हैं कि यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के संबंध में जो हमारा कथन सही दिया गया है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। 6%, 10%, 4%, 3%? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया गया है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, और क्या क्या पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज में कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है। 1986 का दस्तावेज कार्य योजना, मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। और यह कार्य योजना 24 घंटों में विभाजित है, 24 खंडों में विभाजित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हमने निचोड़ जान लिया, जो प्रश्न पूछा जा सकता है संभावित प्रश्न है। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, इनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो परिणाम था, किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का परिणाम था। जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था और इसका गठन 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का जो गठन 1964 में हुआ, किसके द्वारा? दौलत सिंह कोठारी के द्वारा इनके अध्यक्षता में किया गया था। पूरे देश में शिक्षा के उत्थान के लिए उचित रणनीति, दिशा निर्देश और नीतियों का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो गठन कब किया गया ये भी ध्यान दीजिए, 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम दिया गया है? ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो यहाँ पे देखा जाए, जी हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए, जो सर्वोत्तम हमारा कथन हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो दृढ़ विश्वास होता है कि यह शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? यानी आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपकी क्या भूमिका होगी? सत्तावादी की, अधिनायकी की, अनुमति परक की या सुविधादाता की होगी? सभी कमेंट कीजिएगा। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सुविधादाता के रूप में होती है, बच्चों के लिए एक सुविधादाता के रूप में। और शिक्षा का सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वह क्या होता है? शिक्षक का सबसे बड़ा आभूषण उसका शिक्षक का ज्ञान होता है। ये भी चीजें समझ लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी? तो बच्चों में ज्ञान की रचना करना, अर्थ का निर्माण करना और अर्थ के निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की? इसमें कौन सा ऑप्शन आपने पढ़ा होगा? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, एक ऑप्शन आया, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सुगमकर्ता की। जी हाँ, बच्चों में ज्ञान की रचना करने का, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है और इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है। थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। और इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वह हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को दोस्तों हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय? जी हाँ दोस्तों, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, वह प्रगतिशील विद्यालय होता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रगतिशील विद्यालय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं रहते हैं, पारंपरिक, रचनात्मक, आध्यात्मिक केंद्रित या सामाजिक रचनात्मक? दोस्तों, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों पर परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, वह है सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर ही है, श्रीमान है,
जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कृत देना या पुरस्कार देना, या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण जो होता है वह ये होता है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। तो दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है? इसका दृढ़ विश्वास यह है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव और प्रत्यक्ष के होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा जो है निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? कि शिक्षक सूचना और अधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, या परीक्षा मानदंड जो है संदर्भित और बाह्य होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा जिस कथन से संबंधित है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। कोई भी ज्ञान होगा जब आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा, कहीं आप सहयोग होता है तो बहुत अच्छा होता है, और प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित आपका हो जाएगा। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक प्रभावी कक्षा में, जी हाँ, कक्षा कैसी है? एक आपकी प्रभावी कक्षा है, और प्रभावी कक्षा में जो है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक प्रभावी कक्षा में जो है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वह प्रभावी कक्षा है तो उसमें जो है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बालक बालिकाएं मार्गदर्शन हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? एक शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका हमारी होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। जहां भी अवसर, जिस ऑप्शन में देखिएगा प्रश्न अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमें अवसर वाला शब्द चयन अवश्य कर लेना है। थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझ लेना है दोस्तों। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप ये बताइए, बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में आपको किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। आपको शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर, या आप शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या आप जो है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं की कुशलता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को जो है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए
नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यह आपका कदाचित यह परिवेश का सृजन करने के लिए कथन सही नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए आपको अध्यापकों के अनुसार कार्य करना यह सही नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक जो गतिविधियां होती हैं वह शामिल होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार होता है? तो जीन पियाजे जी वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम होता है दोस्तों, वह शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे जी वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार होता है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष के लिए प्रदर्शित कर रही है वह हमारी स्थिति कौन सी होती है? वह स्थिति एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ये टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में कौन सा प्रदर्शित हो रहा है कि एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या होता है? तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में के संदर्भ में देखा जाए, जो सक्रिय बद्धता का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो ऑलरेडी उत्तर दे दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है? शिक्षक की योजना शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, या ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो कक्षा तक पहुंचाने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना क्या होता है? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो भोली योजना जानना बहुत जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होता है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या हो जाएगा? वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती है। जी हाँ, जो विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष? जी हाँ, जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें क्या अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष में जो है, कक्षा कक्ष क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या अपरिहार्य है कि लोकतांत्रिक होता है। कक्षा कक्ष कैसे होता है? लोकतांत्रिक होता है, जो समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, जो नियामक है, जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आपके खोज को प्रोत्साहन देता हो, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता हो। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और इसके बाद हम दो प्रश्न ऑलरेडी बचे हुए हैं।
इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस सीडीपी बाल विकास के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, एक शिक्षिका, एक अध्यापिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर बढ़ा सकती है, ड्रिल अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकती है, अपने विद्यार्थियों, बालक-बालिकाओं में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर बढ़ा सकती है, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा के प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में टॉप टॉप 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया है, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली लाइव क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।